नमस्कार दोस्तों। ये महज महफिल नहीं है, ये ख्वाबों की ज़मीन है। पर्दा तो उठने दो दोस्तों, ढेरों हंसी वाक़यात होंगे। आज के मेहमान कार्यक्रम में आपकी मुलाकात होगी निर्माता निर्देशक ओम राउत से। इनसे बातचीत की है अशोक हमराही ने। आज हमारे साथ हैं हमारे आज के मेहमान, जाने माने निर्माता, निर्देशक और लेखक भी हैं वो, और भी उनकी कुछ खूबियां हैं वो बातचीत के जरिए सामने आएंगी। ओम रावत जी, वेव भारती की ओर से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। नमस्ते। बहुत अच्छा लग रहा है आपके कार्यक्रम में आके आपके साथ बातचीत करने का। ओम जी, आप जाने माने निर्माता हैं, निर्देशक हैं और लेखन कार्य से भी जुड़े रहे हैं, लेकिन आपकी जो शुरुआत हुई थी, फिल्मी जीवन की जो शुरुआत, वो एक अभिनेता के रूप में, एक बाल कलाकार के रूप में हुई थी। एक बाल कलाकार अभिनय में आप आए और इसके बाद आपने निर्माता और निर्देशन का क्षेत्र चुना। ये बातचीत हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जब आप छोटे थे, आपका परिवार वो भी फिल्मी बैकग्राउंड से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था, तो वहां से आपको प्रेरणा मिली या आप कुछ और बनना चाहते थे? मैं तो यही करना चाहता था। बचपन से मेरी एक ही फोकस था कि मुझे फिल्में बनानी है। और रही बात मेरे एक्टिंग के करियर की, तो जो जो अभिनय मैंने किया, जो एक्टिंग मैंने की बचपन में, उसके पीछे बस मकसद एक ही था कि मुझे फिल्म सेट पे रहना था। मुझे फिल्म सेट पे रह के वहाँ पे कैसे कामकाज होता है वो देखना था। और इतनी कम उम्र में मुझे फिल्म सेट पे एज एन असिस्टेंट कहो या कोई दूसरी जिम्मेदारी मुझे मिलना नामुमकिन था। तो एक्टिंग करके सेट में रहने की एक पॉसिबिलिटी थी, तो उसी के लिए मैंने क्या कहते हैं, एक्टिंग करी। और एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता था बचपन में, क्योंकि सब चीज़ें आपके अराउंड चलती रहती है, तो वो सब करते करते बट एक्चुअली जो इंटरेस्ट था, वो जो कैमरे के बाजू में जो आदमी होता है, वो बोलता है कि आपको क्या करना है, तो वही वही कुर्सी पे ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो निर्देशन करना तो पहले से ही डिसाइडेड था। ये आपने तय कर लिया था कि हमें इस लाइन में जाना है, हाँ लेकिन जी। एक अभिनय के साथ आपने शुरुआत कर ली, जो बारीकियां हैं वो जानने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए। ये एक्सरसाइज है। मुझे लगता है कि आप कोई भी, मतलब अभिनय मैंने किया है, ये तो ये लोग जानते हैं, पर मेरी माँ के साथ जब मैं काम करता था तो मैंने प्रोडक्शन से लेके सब काम किए हैं। मैं जब अमेरिका में काम करता था तब कुछ जगह पे कुछ एक काम करता था, जो मुझे ये, जहाँ पे वो काम ख़त्म हो गया तो उसके बाद मैंने ट्रक भी चलाने का काम किया है, प्रोडक्शन ट्रक चलाने का काम किया है, लाइटें उठाई हैं। तो ये सब किया है। तो आई थिंक द ड्राइव इज़ टू बी ऑन द फिल्म सेट। द ड्राइव, खुश नसीब समझता हूँ मैं खुद को कि मुझे फिल्म के सेट पे रहने का मौका मिला बचपन से। और एक ना दूसरे ना कोई भी रूप से मैं हर वक्त ये करते रहा, और आज 2 फिल्में हो गई, और भी थोड़ी आगे करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ओम जी, आपके जीवन में आपकी माता जी नीना जी का, नीना राउत जी का काफ़ी विशेष स्थान हम कह सकते हैं कि रहा है आपके जीवन में। तो उनके बारे में, उनका जो रचनात्मक रहा है उसके बारे में, या आपका साथ या आपकी जो प्रेरणा, क्या क्या उनके बारे में है, वो हमें आप बताएंगे? माँ से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। मेरी माँ से या मेरे पिता से बहुत कुछ सीखा है। माँ तो खैर हम एक ही माध्यम में है, तो थोड़ी तालीम मुझे वहाँ से, घर से ही मिली, मेरे नाना जी से, मेरी माँ से। और पिता से भी मैं बहुत कुछ सीखा हूँ कि एक्सप्रेशन जिसे कहते हैं, हाउ टू एक्सप्रेस, इज समथिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम देम। द एक्सपोजर दैट आई हैव हैड, जिस तरह से मुझे बहुत ही कम आयु में मुझे अधिकाधिक चीज़ों के ऊपर उन्होंने एक्सपोज किया, और अधिकाधिक चीज़ें मुझे जो उन्होंने सिखाई, तो उस कारण मैं जो भी आज कर पा रहा हूँ वो वहीं से आता है। माँ एक खुद प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसिंग मेरे जीन्स में है, मेरे खून में है। और जो एक आनंद जो होता है कुछ क्रिएशन का, कुछ बनाने का आनंद जो होता है, जो मैंने बचपन से मेरी माँ की आंखों में देखा है, तो जब भी उनका कोई कंटेंट जो बनाया वो प्रोड्यूस होके जब निकलता है, तो जिस तरह से उन्होंने इतनी पैशन के साथ वो हर वक्त किया है, और उसकी कंप्लीशन पे जो सुकून मैंने उनकी आंखों में देखा है, सो मेरे हिसाब से और मेरी जानकारी से जो सेंस ऑफ कंप्लीशन जिसे कहते हैं, वो मैंने वहाँ से सीखा है। तो ये बहुत ही अमूल्य चीज़ मुझे मेरी माँ ने सिखाई है। तो जो भी है वो आज माता पिता की वजह से ही है। ग्रैंडफादर है, वो भी फिल्म एडिटर रह चुके हैं, उन्होंने भी प्रोड्यूसर डायरेक्ट किया है। तो जो क्या है, बचपन से ही एक फिल्म मेकिंग और जो ग्रामर जिसे हम कहते हैं, सिनेमा का ग्रामर, वो बचपन से ही मुझे मेरे नाना जी ने सिखाया। और सच कहूँ तो जो सिनेमा का प्यार है वो उनका है, मेरी माँ का है, और
उनके बदौलत तो जो भी है वो जो पैशन ऑफ सिनेमा जिसे कहते हैं वो दैट हैज़ कम फ्रॉम माय ग्रैंडफादर एंड एक बहुत ही प्योरिटी के साथ उन्होंने मुझे सिनेमा की तरफ देखने के लिए सिखाया, मेरी माँ ने या मेरे नाना ने। तो उनके साथ रहकर ही मैं जो भी है मेरी तालीम करते रहा। ये आपकी जो फिल्म आई थी करामाती कोट, हाँ जी, उसके बारे में कुछ बताएंगे? मैं बहुत छोटा था तभी, काफ़ी साल गुजर गए। अजय कार्तिक सर उसके निर्माता निर्देशक थे, उनसे बहुत सीखा मैंने। उनसे मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है डायरेक्टिंग फॉर एक्टर्स। तब टेक्निकलिटीज ज़्यादा समझ में नहीं आती थी, बट डायरेक्टिंग फॉर एक्टर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो वो मैंने उनसे काफ़ी सीखा, उनसे भी सीखा। और स्कूल के वक्त मेरी जो मेंटर रही है विद्या पटवर्धन, उनसे भी मैंने बहुत डायरेक्टिंग फॉर एक्टर्स सीखा। और अजय कार्तिक सर के साथ काम करके एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझे आया, उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया मुझे। शायद मुझे लगता है मैं लोगों से सुनता हूँ, मुझे तो याद नहीं है, पर मैं बहुत शाय लड़का था बचपन में। पर इन लोगों के साथ रह के, विद्या पटवर्धन जी हो या अजय कार्तिक सर हो, इन लोगों के साथ रह के मैंने एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग थोड़ा मेरे में हो गया। और जब बाज में सेट पे खड़ा रहता हूँ तो जब 500 लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं, क्या करना होता है, इसका जो मतलब जो सेंटर है, इसका जो मेन कोर ऑफ द कॉन्फिडेंस है, वो मुझे इन लोगों से मिला। तो इनसे मैंने वो सीखा। तो वो बचपन में इनके वजह से मुझे ये सीखने को मिला, उसमें बहुत खुश नसीब हूँ। मतलब करामाती कोट के बाद एक करामाती निर्माता निर्देशक हमें मिला। आज के मेहमान हमारे साथ हैं जाने माने निर्माता निर्देशक लेखक ओम राउत जी। ओम जी, जिन्होंने अभिनय से फिल्मी जीवन में प्रवेश किया, अपना करियर शुरू किया, बहुत कुछ सीखा उन्होंने, लेकिन इसके बाद उन्होंने फिल्म बनाई, फिल्म का निर्देशन किया। ये जो करामाती कोट की भी हमने बात की थी, उसके बाद जो आपका अगला पड़ाव था वो था निर्देशन का। बीच का जो दौर था उसके बारे में क्या बताएंगे आप? मैंने बीच में बहुत कुछ किया। मैंने पढ़ाई की, मैंने इंजीनियरिंग सीखा, मास्टर्स ऑफ सिनेमा किया, मैं फिल्म स्कूल में था। उसके बाद मैंने अमेरिका में जॉब करी। जब मैं अमेरिका में कॉलेज में सीख रहा था तो मैं वहाँ पे एडिटर के तौर पे काम करता, एक न्यूज़ चैनल में काम करता था। और उसके बाद मैंने न्यूयॉर्क में कामकाज चालू किया MTV नेटवर्क्स में। और वो करते करते एक दिन मुझे ऐसे रियलाइज़ हो गया कि ये पूरी जो दास्तां है वो फिल्म के लिए शुरू हुई है। और फिल्में अगर बनानी है तो वो अपनी मिट्टी में जाके बनानी होगी, अपने हिंदुस्तान में बनानी थी। तो सब छोड़ छाड़ के मैं एक दिन हिंदुस्तान लौट आया। और उसके बाद मैंने हिंदुस्तान में फिल्मों में दोबारा एक कोशिश करना चालू की। मैंने पहले तो कदम रखा एज अ फिल्म प्रोड्यूसर, मैंने फिल्म प्रोड्यूस करना चालू कर दिया। और फिल्म प्रोड्यूस करते करते फिर मैंने जो मेरा दूसरा पड़ाव था निर्देशन का, तो प्रोड्यूसिंग रोक दी। प्रोड्यूसिंग की जो बैटन थी वो माता जी के पास दे दी। उन्होंने प्रोड्यूस की मेरी फिल्म। और मैंने लोकमान्य एक युग पुरुष जो मराठी में बनी, लोकमान्य तिलक की सीख पर उनकी जो टीचिंग्स है उसके ऊपर वो फिल्म बनाई। और उसके बाद 2015 में वो फिल्म रिलीज़ हुई, जनवरी 2015। आज 5 साल हो गए मैं तानाजी के काम में जुट गया। आज 5 साल बाद फिल्म रिलीज़ हो गई है और सिनेमाघरों में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अधिकाधिक लोग देख रहे हैं, हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर हो। बहुत अच्छे नंबर्स ला रही है, एग्ज़ाम में बैठने जैसा होता है, एग्ज़ाम में अपीयर करने जैसा होता है। तो अच्छा लग रहा है। आफ्टर 5 years इट्स कम टू वेयर इट हैज़ कम। मतलब एक निर्देशक के रूप में हम कह सकते हैं कि आपके जीवन के 2 पड़ाव बड़े खास पड़ाव रहे। पहला लोकमान्य और इसके बाद तानाजी। हाँ, 2 है अलग ढंग के फिल्म से, बहुत ही अलग स्टाइल के फिल्म से। और लोकमान्य में अलग चैलेंजेस थे, तानाजी में अलग चैलेंजेस थे। तो दोनों एक अलग, दोनों हिस्टोरिकल फिल्म से, दोनों ऐतिहासिक व्यक्तियों के ऊपर या घटनाओं के ऊपर फिल्म से, पर दोनों का नज़रिया बिल्कुल अलग है। तो अच्छा लगता है कि एक ही जोन में फिल्म करते हुए भी 2 अलग किस्म की फिल्में करने का मुझे मौका मिला। ओम राव जी, आपने एक विधिवत जिसको कहते हैं, पूरी तरह से आपने अपना मन बनाया, यूं ही नहीं आए, आपने पूरी तैयारी की और उसकी जो बारीकियां हैं उसको सीखा। एक तरह से जैसे कि एक स्कूलिंग की आपने, और वो सेट पे जा करके की। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ मेरी तालीम जो है वो दो जगह पे हुई है। मेरी तालीम जी ये फिल्म स्कूल में भी हुई है, मेरी तालीम घर पे और सेट पे भी हुई है। तो मैं ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखने मिलता है, पर उसके साथ अगर जोड़ आपकी किताबों के ऊपर हो, थियोरी के ऊपर हो, तो वो बहुत ही अच्छा होता है। और भगवान की दया से मुझे दोनों करने का मौका मिला। तो जो ट्रेनिंग जो है, जो तालीम जो है, वो दोनों जगह पे हुई। बहुत बार घर में हम बात करते वक्त आज भी बहुत ही सिनेमा लैंग्वेज में बात करते हैं। बहुत लोगों को वो बहुत ऑड लगता है, अलग लगता है कि ये ऐसे कैसे बात करते हैं, पर शायद उसी तरह से हम पले बढ़े हैं। और मतलब
कुछ ख़त्म हो गया, कुछ निकल रहे हैं, तो बहुत ही नेचुरली हमारे यहाँ से, या वो मेरी माँ हो या मैं हूँ या जो भी हो, हम बोलते वक्त बहुत ही नेचुरली बोलते हैं, अभी यहाँ से पैकअप, अब निकलो। सो वो बहुत ही एक नेचुरल है। कुछ कहानी हम बोल रहे हैं तो थोड़ा फिल्म टेक्निकल एनवायरनमेंट हमारे घर में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आपने फिल्म में जो तकनीक है उस पर काफ़ी ध्यान दिया। टेक्निक की जो बात है, मुझे लगता है कि फिल्म डायरेक्टर इज़ डेफिनेटली एन आर्टिस्ट बट अ टेक्नीशियन फर्स्ट। हम सब टेक्नीशियन हैं और उस तरह से ही होना चाहिए। आर्टिस्ट जो है वो आपके बीच में होना चाहिए। व्हाट इज़ आर्ट? आर्ट इज़ एक्स्ट्रा डेवलप्ड साइंस। जो टेक्निकलिटीज़ जो है ऑडियो विजुअल मीडियम है, तो इसमें सब चीज़ों को साथ में लेके ही आपको आगे जाना होता है। और जिस तरह से आज दुनिया एक लेवल पे आ गई है, तो मुझे लगता है कि टेक्निक और टेक्निकल एस्पेक्ट्स को यूज़ करके फिल्मों में अधिकाधिक उसका प्रणाली उसका यूज़ किया जाएगा। और उसी तरह से मेरी फिल्म मेकिंग भी बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे डिपेंडेंट है। मैं भरोसा रखता हूँ उसके ऊपर, और उसके सहायता से ही मैं आगे बढ़ता हूँ। तो उस सब चीज़ों के लिए होमवर्क तो लगता है, उस सब चीज़ों के लिए एक बैकबोन लगता है। वो करते करते हम आगे बढ़ते हैं। शायद विश्व में जिस तरह से फिल्में बन रही हैं, हिंदुस्तान में भी उसी तरह से फिल्में बनेगी और बन रही हैं। अभी हम दो फिल्में उनका जिक्र जरूर करना चाहेंगे, जिससे कि हमारे श्रोताओं को मालूम हो कि आपने इससे पहले, लोकमान्य से पहले भी दो फिल्में आपके नाम से जुड़ी हैं। एक थी, आपको याद होगा, सिटी ऑफ गोल्ड, और दूसरी हॉन्टेड 3D। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताते हुए तब आगे बढ़ें। City of Gold was directed by very talented Mahesh Manjrekar, and Haunted 3D was directed by Vikram Bhatt. इन फिल्मों में मेरा इन्वॉल्वमेंट जो है ये निर्माता के रूप में रही है। और ये जो फिल्म, मतलब हॉन्टेड जो है, वो इंडिया की सबसे बड़ी, उस ज़माने की हाईएस्ट क्रॉसिंग हॉरर फिल्म रही है। विक्रम भट्ट सर जो है वो हॉरर में एक बहुत तरबेज हैं, बहुत उनका वो कहते हैं ना, वो उनका मीडियम है। और बहुत ही बढ़िया काम उन्होंने किया। विक्रम सर के साथ रह के जो भी वार्तालाप उनके साथ हुआ, ये फिल्म के दौरान, फिल्म के बाद, तो मैंने बहुत कुछ समझा, सीखा उनसे। और 3D के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा रिसर्च था वो ज़माने में। विक्रम सर हो या उनके DOP फादर प्रवीण भट्ट सर हो, इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। तो उनसे समझ के मैंने काफ़ी, मतलब इंट्रोडक्शन टू 3D जो है वो मैं कह सकता हूँ कि मैं विक्रम भट्ट जी से सीखा। और जाने अनजाने में वो मुझे बहुत कुछ सिखा गए। उसका थोड़ा बहुत फ़ायदा मैंने तानाजी के वक्त भी किया 3D करते वक्त। तो वो से तालीम रही है। महेश के बारे में कहूँ तो महेश जी एक अपने आप में एक स्कूल है। महेश जी जो है, जब हमने सिटी ऑफ गोल्ड की थी, जिसका मराठी में नाम लाल बाग परळ था, 2 लैंग्वेज में साइमल्टेनियसली रिलीज हुई थी फिल्म, तो महेश जी से प्रोड्यूसिंग के बारे में मैंने बहुत सीखा, क्योंकि वो मेरी पहली फिल्म थी इंडिया में आने के बाद। तो अमेरिका से आया था, सेट पे आने के बाद 300-350 लोग सामने, इतने लोग करते क्या है, वहाँ से शुरुआत थी। तो महेश जी ने बहुत बड़े प्यार से सब सिखाया, और उनसे बहुत कुछ सीखते रहा मैं पूरी फिल्म के मेकिंग के दौरान। तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा लर्निंग कर्व रहा है इन दिग्गजों के साथ काम करने का, और बढ़ता गया आगे, और फिर खुद अपनी फिल्में बनाने लग गया। आपने पहली फिल्म से ही अपनी एक पहचान बना ली, एक ऐसी पहचान बना ली कि लोग आपको एक सफल निर्माता निर्देशक के रूप में जानने लगे, और वो फिल्म थी लोकमान्य। हालांकि वो मराठी भाषा में फिल्म बनी थी, लेकिन फिर भी उसने हर किसी के दिल को जीत लिया। तो ये फिल्म कैसे आपके दिमाग में आई कि हमें इस तरह की फिल्म बनानी चाहिए, या ये फिल्म जो है वो कैसी बननी चाहिए, इसके बारे में कुछ बताइए। मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था। मैं जब अमेरिका से हिंदुस्तान लौटा तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि बहुत सारे, ये 2014 की पहले की बात है, 2014 नहीं हुआ था। तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था कि जो यंगस्टर्स हैं उनको एक लीडरशिप नहीं थी। इस बीच का दौर काफी हो चुका बहुत था। ही खतरनाक फेज से हम गुजर रहे थे एज अ नेशन। आप कोई भी डेमोग्राफिक पकड़ लो, युवा पकड़ लो वर्सेस सीनियर सिटीजन पकड़ लो, या तो फिर शहरी पकड़ो या ग्रामीण, कोई भी डिवाइड, जिस तरह से आप डिवाइड करना चाहो, अशिक्षित कहो और सुशिक्षित कहो, जात और धर्म तो मैं नहीं मानता, बट वो भी अगर आप पकड़ो तो कोई भी सबसेट जो है विद इन द डेमोग्राफिक, एक रिप्रेजेंटेशन नहीं था। फॉरगेट द सबसेट, आपने अगर कोई भी सबसेट का 1/3 भी पकड़ा तो उनको एक रिप्रेजेंटेशन नहीं था। 2014 के पहले की बात कर रहा हूँ।
तो इस समय मुझे ऐसा लगा कि अगर युवा को किस तरह से अगर प्रभावित होना है तो उनको जो सीख है वो हमारे इतिहास के जो श्रेष्ठ व्यक्ति हो चुके हैं उनकी कहानियां सुना के उन पे कुछ हो सकता है। मैं किसी की नहीं सुनता, युवा भी किसी की नहीं सुनता, है ना। जो बात ऐसी है ना कि गीता ये मॉडर्न लिटरेचर है बहुत। मुझे लगता है कि गीता ये यंगस्टर्स ने पढ़नी चाहिए। गीता ये रिटायरमेंट के बाद पढ़ने की ग्रंथ नहीं है। गीता जितने आप जल्दी पढ़ो उतना आपका अच्छा हो सकता है। तो गीता में क्या कहा है, गीता में बहुत मॉडर्न लिटरेचर है। उसमें कहा है मल्टीपल चॉइस ऑप्शन दिए, आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। उसमें डूज एंड डोंट्स नहीं है, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, ऐसे कभी कहा नहीं है। तो चॉइस आपका है। तो आज का जो नौजवान है वो नौजवान को आप बोल नहीं सकते कि भाई ये कर, ये मत कर, मोबाइल देखना बंद कर, बाइक धीरे चलाना चालू कर, फास्ट मत चला, या ये शिक्षा ले, ये मत ले। ये आप उसको बोल नहीं सकते क्योंकि उसकी अपने आप में, जो मिलेनियल जिसको कहते हैं, उसकी अपने आप में एक सोच है, उसकी सोच पे वो कायम है। पर आप ये ज़रूर कर सकते हो कि उन्हें कह सकते हो कि आप ये करोगे तो आप पूछें ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। तो इसी को पकड़ के मैंने सोचा कि अगर लोकमान्य तिलक जी ने अपनी जब उनका कार्य जब चल रहा था तो उन्होंने इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन में जिस तरह से अपना काम किया, तो वो अगर कहानी में लोगों को बताऊं तो उसके ऊपर कुछ इंस्पिरेशन मिल सकता है कि भाई इन्होंने अपने नौजवानी में ये किया था और उसका ये आगे हुआ। तो ये एक एज अ सेट एन एग्जाम्पल, एक मिसाल के तौर पे अगर कुछ कहना चाहूँ तो इसलिए लोकमान्य की फिल्म की उस पर आपने बनाने की सोची। लेकिन एक बात है कि लोकमान्य जैसा आपने जो विषय चुना था, और वो एक ऐसा विषय था जो सभी के लिए पूज्य, एक तरह से महान व्यक्तित्व, और उस व्यक्तित्व को लेकर के फिल्म बनाना, एक फिल्म के साथ साथ कुछ बातें जुड़ी होती हैं। अक्सर आप देखते हैं ना, कुछ विवादों में बातें आ जाती हैं जब किसी हम ऐसे कैरेक्टर को लेते हैं जो ऐतिहासिक है या हमारे लिए पूज्य है, खासतौर से ऐतिहासिक कैरेक्टर। तो वो चुनौतियां आपके सामने आई? आप कोई भी ऐतिहासिक फिल्म करो तो ये चुनौतियां होती है और उसके बारे में आपको पकड़ के चलना है कि ये तो कैसे सॉल्व किया इनको। सॉल्व मतलब थोड़ा आपको कॉशियस रहना पड़ता है हर चीज़ों में, और आप सच्चे दिल से अगर कुछ काम करो तो उसमें कुछ गलत होने की गुंजाइश कम हो जाती है। आपको अगर आपके किरदार के ऊपर जो भी किरदार को आप पोर्ट्रे कर रहे हो, वो किरदार के ऊपर आपका अगर सच्चा प्यार हो और पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ, सिंसिरिटी के साथ अगर आप वो किरदार पेश करने की कोशिश करो तो उसमें गलतियां बहुत कम होती हैं। और लिबर्टीज तो लेनी पड़ती है क्योंकि ऐतिहासिक मुद्दे जो हैं वो ऐतिहासिक आपके पास नोड्स होते हैं, पर उसका फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना पड़ता है एज एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। तो वो करते वक्त आपको सिर्फ ये चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप उनकी पवित्रता को ना छोड़े, उनकी सैंक्टिटी को मेंटेन करें, और जो भी कर रहे हो वो उस किरदार की प्रतिमा को किसी भी तरह कोई ठेच ना पहुंचाए। ये अगर आप पूरे साफ मन से, शुद्ध अंतकरण से करो तो गलतियां होने की गुंजाइश कम होती है। यही बात थी लोकमान्य में और यही बात थी तानाजी में। तो साफ दिल से काम करो, सब सही हो जाएगा। मतलब ये आपने बात बिल्कुल पकड़ के रखी थी। अच्छा, जब आपने फिल्म बनाई थी तो आपको क्या लगता था कि ये राष्ट्रीय स्तर पर इतनी मशहूर होगी, इतनी लोकप्रिय होगी, या इतने अवार्ड्स मिलेंगे लोकमान्य को? हाँ, मिले बहुत अवार्ड्स। नहीं, मैंने काम करते वक्त तो नहीं सोचता। मैं आज मतलब तानाजी करते वक्त भी नहीं सोचा था कि काम होता है। पूरी लगन से, पूरी वो तो करना है, कर्मण्य वाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। वो आपने गीता का तो करना ही पड़ता है, नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर पाते। हर वक्त अगर हम अपॉर्चुनिस्ट हो या कुछ सोच के करो तो वो नहीं होता है। आपको पूरे सच्चे दिल से, लगाव से मेहनत करनी होती है, लगन करनी होती है। जो भी कर रहे हो, मैं हर वक्त कहता हूँ, मेक योर एवरी फिल्म एज इफ इट्स योर लास्ट फिल्म। अगली बार मौका मिले ना मिले पता नहीं, तो इस वक्त सब करना है। और जो भी होता है आप पूरे पावर के साथ करो। आगे जो होता है वो मंजूर खुदा होता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता। जी। पहली फिल्म से आपने जो एक अपनी जगह बनाई वो लोकमान्य, और इसके बाद में जो अगली फिल्म आपकी आई, हिंदी में फिल्म आई, वो फिल्म तानाजी। देखिए, दोनों फिल्में कहीं न कहीं इतिहास से ही जुड़ी रही। तो ये क्या आपका इतिहास के लिए जो आपका रुझान है ये दर्शाता है, या आपको वो फिल्म मिली, आपने किया क्या, इसके बारे में आप? मैं इतिहास से रोमांस करता हूँ। मुझे इतिहास के पन्नों में जीवन गुजारना बहुत प्यारा है। मैं उससे बहुत प्रेरित होता हूँ। मुझे लगाव बहुत ज़्यादा है। जो हमारी धरती के ये पुत्र हैं या पुत्रियां हैं, बहुत महान व्यक्ति हैं। ये लोगों को इनके बारे में सीखने को, इनके बारे में जानने को
और जो भी मुझे समझ आया है वो लोगों को कहने को मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इतिहास में मेरा बस चले तो सारी फिल्में ऐतिहासिक करूं, सारी फिल्में ऐसी चीज़ों पर, भले वो व्यक्ति हो या कोई घटना हो, इसके ऊपर करूं कि जिससे आज मैं हिंदुस्तानी होने का मुझे बहुत गर्व महसूस करें, और मैं जो गर्व महसूस करता हूं वो मैं सारे हिंदुस्तानियों के साथ बांट सकूं। बड़ी अच्छी बात है जब आप कोई फिल्म बनाते हैं और वो लोकप्रिय होती है, लोग पसंद करते हैं तो अच्छा लगता है। आपने लोकमान्य के बाद तानाजी फिल्म, ये बीच का जो दौर था, थोड़ी सी उसकी बातचीत बीच करें। में कुछ हुआ ही नहीं, मैं सिर्फ तानाजी की काम कर रहा था। मैं तानाजी के ऊपर 5 साल का बहुत रिसर्च था और वो एक ही फिल्म के पे जुड़ा था, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं बस ये एक ही फिल्म कैसे करता रहा। आपको मिली तानाजी फिल्म? तानाजी तक आप कैसे आए? तानाजी की शुरुआत लोकमान्य के रिलीज के बाद हुई। मैंने स्क्रिप्टिंग करना तभी चालू कर दिया था और करते करते 2015 की बात है, जनवरी, और 2017 में मैंने मिस्टर देवगन को सुनाई फिल्म। मतलब 2-3 साल तो आपको इसमें लग हाँ, गए। बेसिक शुरुआत जो चालू हो गई थी, और उसके बाद उनको नरेट की, उनको अच्छी लगी, उन्होंने उसमें काम करने के लिए हाँ कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे प्रोड्यूस करने के लिए हाँ भी कर दी। तानाजी इज प्रोड्यूस ऑल्सो प्रोड्यूस बाय मिस्टर देवगन। सो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि ये इतना बड़ा सब्जेक्ट था, इतना कठिन काम था। वो मेरे साथ थे और साथ में जुड़ गए, और एक बड़े भाई जैसे वो मेरे पीछे खड़े रहे आज भी। और अगर वो हाँ ना करते और अगर वो इसे प्रोड्यूस नहीं कर पाते तो शायद हम ये फिल्म ये स्केल पे कर नहीं पाते। बहुत बड़ी बात है, उन्होंने इसके लिए ये कर दिया। हमारे जो धरती के जो वीर योद्धा है, हमारी मिट्टी के जो वीर योद्धा है, उनकी कहानी आज हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में सब जगह आज फैल चुकी है। तो बहुत ही एक सुकून सा लगता है, महसूस होता है। जी जी। जब तानाजी आपने सोची, आपके दिमाग में आई, फिर आपने उसको लिखना शुरू किया, तो उस समय कोई कैरेक्टर था क्या दिमाग में, या अजय तक ही पहुंचना था? नहीं, इट वाज ऑलवेज मिस्टर देवगन। अच्छा, अच्छा। उनके साथ ही करना था। ये दिमाग में पहले हाँ, से हाँ। एक कैरेक्टर था कि तानाजी का मेरे कैरेक्टर। हाँ, हमारे जो राइटर है प्रकाश कपाड़िया, हम सब के जहन में सिर्फ एक ही अजय सर ही थे। मिस्टर देवगन के साथ ही काम करना था, और भगवान की दया से वैसे हो गया। तो उसके लिए काफी रिसर्च किया होगा, क्योंकि उस समय का वो परिवेश आपको लाना था, रखना था, तो कैसे, थोड़ा बताइए। रिसर्च तो बहुत लंबा है, रिसर्च के बारे में बोलना थोड़ा टेक्निकल भी रहा होगा उस समय का, एक वेशभूषा या परिवेश या बहुत पृष्ठभूमि। ज़्यादा, मतलब ये बहुत ही बुक्स और पेंटिंग्स और हिस्टोरियन के साथ इंटरव्यूज करके इसको हमने सवारा। मेरी पूरी टीम इसमें जुड़ गई। मेरे आर्ट डायरेक्टर्स हो, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स हो, मेकअप डिज़ाइनर्स हो, एक्टर्स कुछ उन्होंने भी अपनी तरफ से, वेपन्स, एक्शन, ये सब के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च, और ये रिसर्च करते 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 हम आगे बढ़ते रहे। आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ वेरी गुड टीम। मेरी टीम बहुत ही बढ़िया है, और उस टीम के वजह से ही मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। कहते हैं कि आइसबर्ग जो होता है उसका सिर्फ 10% ऊपर दिखता है जो मैं हूँ, 90% जो है वो पानी के नीचे है, जो मेरी टीम है, और उन्हीं के वजह से वो नीचे है, इसके लिए मैं आज ऊपर खड़ा रह सकता हूँ। सो जो भी है उसका श्रेय जो है वो मेरी टीम को जाता है, और उन्होंने जो लगन से और मेहनत की और सिंसियरिटी से और पैशन से काम किया, आई थिंक द फिल्म वेयर इट हैज़ रीच्ड टुडे इज ऑल बिकॉज ऑफ देम। ओम राव जी, बड़ी अच्छी बात आप बता रहे हैं, और हमें लगता है कि आपकी बातें सुनकर जो हमारे उदीयमान, जिनको हम कह सकते हैं निर्माता या निर्देशक, तो उनको काफ़ी प्रेरणा ज़रूर मिलेगी, और हमारे श्रोता भी आपके बारे में काफ़ी कुछ जान रहे हैं। आपने हिंदी में भी एक अच्छी फिल्म बनाई और मराठी में इससे पहले एक अच्छी फिल्म बनाई, दोनों ही एक अच्छी, इसलिए कह सकते हैं कि दोनों में तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन आपने मराठी सिनेमा में भी दखल उसी तरह से दिया, एक सफल निर्माता निर्देशक के रूप में, और वही निर्देशन का रूप आपने हिंदी में भी दिखाया। क्या अंतर है मराठी सिनेमा और हिंदी सिनेमा में, आपको क्या दिखता है? सिनेमा होता है, सिनेमा में अंतर बिल्कुल नहीं होता। मेरे हिसाब से सिनेमा इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, और वो आप जो चाहे वो भाषा में करो, फ्रेंच में करो, इंग्लिश में करो, मराठी में करो, हिंदी में करो, अंग्रेजी में करो, आई थिंक सिनेमा एक्सप्रेशन रिमेन्स द सेम। जो भी चित्रपटकार होता है, सिनेमा निर्देशक होता है या राइटर होता है या जो भी टेक्नीशियन होता है, वो सब उतनी ही लगा उसे अपनी भाषा का सिनेमा करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि लैंग्वेज चेंज होने से सिनेमा चेंजेस। आई वुड पुट इन एज मच एज हार्ड वर्क इन एनी लैंग्वेज फिल्म दैट आई वुड मेक। सो मेरे हिसाब से तो सब सेम ही है, मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। आपको अगर बच्चे हो तो आप दो बच्चों में फ़र्क नहीं कर सकते। भाषा ये तो माध्यम है, माध्यम कोई भी हो, सिनेमा रिमेन्स द सेम। इसीलिए आपको दोनों में एक ही स्थान पर, एक ही जगह पे, उसी सफल, अगर मैं मराठी फिल्म रूप कर में। रहा हूँ या हिंदी फिल्म कर रहा हूँ या अंग्रेज़ी कर रहा हूँ, जी। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं
हिंदी कर रहा हूँ इसके लिए इसमें मैं कम मेहनत करूँगा और मराठी कर रहा हूँ तो इसमें अधिक करूँगा या उल्टा। ऐसे नहीं होता। तो जो भी होता है वो आप उतने ही साफ दिल से सब में काम करते हो, तो इट्स द सेम थिंग। एक युवा निर्माता निर्देशक के रूप में आपकी पहचान बन गई है। आपने तानाजी फिल्म बनाई, रिलीज हो गई, सफल रही ये फिल्म। अब आगे की कोई योजना आपने शुरू कर दी है? हाँ जी, अलग योजना तो करनी पड़ती है। पेट चलता है इसके ऊपर, तो वो कामकाज तो चालू है और वो उस बारे में क्या वो भी कोई ऐतिहासिक ऐतिहासिक नहीं है। उसके ऊपर मैं अभी फिलहाल बात करना उचित नहीं समझता, क्योंकि जब सब हो जाए तब उसके बारे में बात करना मैं सही समझता हूँ। मैं थोड़ा पर्टिकुलर हूँ ये सब मामले में। तो जब आप फिर से दोबारा आपके शो में बुलाएंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा और उसके बारे में बहुत खूब बताऊँगा। जरूर जरूर। और हम उम्मीद करते हैं कि वो फिल्म भी इसी तरह से कामयाब होगी Thank you. और एक ये जो कामयाबी का जो एक आपका सिलसिला है वो आगे यूं ही बढ़ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ऑन विविध भारती। बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ बात करने के लिए। और मैं बचपन में आपके स्टूडियो में बहुत आया करता था, मेरी माँ के साथ कभी आने का मौका मिला और आज फिर से आपके ये कार्यक्रम में रूबरू होने का मौका मिला। इसके लिए मैं आपके बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विविध भारती की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके सफल जीवन के लिए, आगे के लिए, भविष्य के लिए। आपने इतना समय दिया, हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। आज के मेहमान कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे निर्माता निर्देशक ओम राउत से अशोक हमराही की बातचीत। तकनीकी सहयोग HR पाटले और वंदना नाइक। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।